अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन, मुल्क में सियासी और मुआशी अदम इस्तेकाम की वजह से कारोबार करना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। ताजर बरादरी सरापा एहतजाज है। इंडस्ट्री जो है वो बंद होती जा रही है। एलसीज न खुलने की वजह से बहुत से लोग बेरोज़गार भी हो चुके हैं। जो टैक्सेशन की सूरत हाल है उसमें FBR भी ख़ास कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहा, जिसकी वजह से हुकूमत भी नाराज़ नज़र आ रही है। लेकिन इसके बरक्स जो रेवन्यू सूबाई अथॉरिटीज़ हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या कारकर्दगी है, क्या वाकई मार्केट में सर्विसेज पर टैक्स के रेट में या टैक्सेशन में कोई कमी वाक़ई हुई है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और वफाकी लेवल पर हुकूमत जो मिनी बजट लाना चाह रही है उससे अवाम पर क्या असरात मुरतब होंगे, टैक्सेशन पर क्या असरात मुरतब होंगे। हसन अली कादरी साहब, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लूँगा। जो डॉलर की जो एक जंपिंग हुई है एकदम शुरू, उससे कारोबार में पहले ही हलचल बर्पा हो चुकी थी। उसके बाद जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ, उसके बाद सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है। बिजनेसमैन की भी, टैक्स पेयर की भी, अवाम की भी। ऐसी सूरत हाल में एक मिनी बजट भी लाया जा रहा है। वफाक की तरफ से कहा जा रहा है मिनी बजट, क्योंकि IMF की टीम बैठी हुई है पाकिस्तान में। जी। तो और जो FBR की अब पीछे रिपोर्ट आई है जो उन्होंने टैक्स कलेक्शन की है, उसमें भी हुकूमत नाराज़ है FBR से। जो उम्मीद की जा रही थी वो टैक्स कलेक्शन नहीं हो सकी। लेकिन जो सूरत हाल है मुल्क में बिजनेसमैन की, वो आप जानते हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखें यूवी साहब, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। और देखें जो सूरत हाल नज़र आ रही है ना, वो ये है कि IMF जो शराइत अब आपके सामने रख रहा है उसको आप कूप नहीं कर पा रहे। एक बात जो हम हमेशा कहते आए हैं और अभी भी कहेंगे कि IMF ने कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप नए टैक्स पे जनरेट ना करें। सही कह रहे हैं। आपको याद होगा जब मैं भी ये प्रोग्राम खुद से होस्ट करता था, और बाद में जब से होस्ट करते आ रहे हैं और साल इस बात को गुजर गए कि मेरा ख्याल है हर दफ़ा हमने ब्रॉडनिंग के ऊपर प्रोग्राम किया है। और अगर आप अपनी खाली टैक्स और अवाम की हिस्ट्री निकाल के देखें तो 7-8 प्रोग्राम आपको ब्रॉडनिंग पे नज़र आएंगे। तो उसमें अर्ज़ ये है कि देखें, अब अगर ये चीज़ कर दी जाती तो आज ये हालात आपको फेस ना होते। अब आप ज़रा थोड़ा सा सिचुएशन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिएगा। जी। क्योंकि बीइंग ए कंसल्टेंट हमने तो देखें क्लाइंट को फेस करना है, बिज़नेस कम्युनिटी को फेस करना है। तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक तरफ आप पेट्रोल हाइक लेके आ रहे हैं, दूसरी तरफ एनर्जी क्राइसिस है, और डॉलर की जो सिचुएशन है और इंपोर्ट ऑफ LC की सिचुएशन ये है कि जब आप LC एक ओपन करवाने जाते हैं तो आपकी LC खुलती नहीं है, और अगर खुल भी जाए तो जब तक वो रिलीज़ होनी है तो डॉलर की जो वेरिएशन है उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है, और अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। कुछ शक नहीं, ऐसी है। अब उस सूरत हाल में आप जो मिनी बजट लेके आ रहे हैं उसके अंदर अगर आपने रिकॉर्डर की खबर देखी हो, जो निजी अखबार की खबर है, कि उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी हम मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के ऊपर भी एग्जाम्पशन ख़त्म कर रहे हैं। जी। और उसके अलावा भी हम एग्जाम्पशन ख़त्म कर रहे हैं, और फ्यूल के ऊपर मज़ीद हम 17% जो टैक्स है वो लगाना चाह रहे हैं। वो ग़ालिबन पेट्रोल हमारा जो है प्रॉब्ली 300 से भी तजावुज़ कर गया हो। तो कहने का मकसद है इस सूरत हाल में जो असल काम था ना, वो ये था कि आपको IMF की वो शराइत माननी चाहिए थी जो आप शायद एग्री नहीं कर रहे। और सबसे पहली चीज़ ये थी कि IMF ने आपसे ये भी कहा था कि जनाब आप ये देखें कि जो पेंशन आपने दी हैं या जो अदर फंड आपने दिए हैं, जो आप कहते हैं कि यार एक हम नहीं डिक्लेयर करना चाहते कि किस लिए हमारे यूज़ हो रहे हैं, वो आप बताएं। और जो उनकी प्रोबिंग है उसको आप होने दें, ताकि जो लीकेजेस हैं आपके बजट की, जो लीकेजेस हैं वो आइडेंटिफाई हों, बजट की जो यूटिलाइजेशन है वो आइडेंटिफाई हो। प्रॉब्लम क्या है कि आपकी जब तक बजट की यूटिलाइजेशन आइडेंटिफाई नहीं होगी तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्या करना है। मसला क्या है, हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की तरफ नहीं जा रहे। जी। हमें पता है हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम अपने मामलात उसी तरह रखना चाहते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक आदमी लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन वो अपना लाइफस्टाइल किसी 2.5 या 3 लाख रुपए वाले इंसान की तरह का रखना चाहता है। तो उसमें यही होगा ना जी, आपको अपना लाइफस्टाइल कर्टेल करना पड़ेगा। जी। अगर आप एक अच्छा खाना नहीं खा सकते तो दाल रोटी पे आपको गुजारा करना पड़ेगा। जो कौम होती है बहैसियत नेशन, वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड पर रख के कर्टेलमेंट्स की तरफ जाते हैं, चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। तो IMF ने आपको ये नहीं कहा कि आप कर्टेलमेंट ना करें, IMF ने आपको ये नहीं कहा कि आप ब्रॉडनिंग ना करें। इशू क्या हो रहा है कि IMF अब जो शराइत लेके आ रहा है वो इसलिए लेके आ रहा है कि उसको पता है कि इस इकॉनमी में बेसिकली जो करंट टैक्स पेयर हैं उन्हीं से टैक्स जनरेट होगा और ब्रॉडनिंग की तरफ नहीं आएंगे। तो ऑब्वियसली जब आप पहले ही एक बॉटल नेक लगा देंगे कि हमने ब्रॉडनिंग की तरफ जाना ही नहीं है, और आपने एक अपना माइंडसेट डेवलप कर लिया,
तो आपको वही पॉलिसीज दी जाएंगी जो करंट टैक्स पेयर के जरिए आप रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर हसन सकते हैं। साहब, मान लिया चलो क्राइसिस है, डॉलर नहीं है पास, लेकिन आईएमएफ को मुज़ाकरात पे आमादा करने के लिए हुकूमत के पास फ्लड का एक रिलीफ तो है, जी जी जिसका अक़वाम मुत्तहिदा भी जिक्र कर चुकी है, और पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया उस पे सरापा एहतजाज हुई थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत अपनी डील या आसानी से कर सकती है, जो ताकि अवाम पर बोझ ना पड़े। देखिए उसमें जो है ना, अभी एक वक्त सबसे बड़ा, इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप थोड़ा सा डाइसेक्ट करें या थोड़ा सा इसका तजिया करें बात का। जी जी असल मसला ये है कि देखें इस वक्त आईएमएफ भी ये देख रहा है कि मैंने डील किससे करना है। मैंने पीटीआई से डील करना है, क्योंकि मैंने नून मुश्किल लीग से हुकूमत डील नहीं है करना कोई, है, इस वजह से मैंने किसी डिक्टेटर से डील सियासी करना है, या किसी इस्तेकाम है। टेक्नोक्रेट से डील करना है, किसके साथ करना है। सियासी एक इस्तेकाम है और दे नेवर नो कि कल क्या होना है, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक ये सबसे बड़ा जो मसला किस्त है। मिलेगी, जो ये अब जो पैकेज होगा, फ्लड का जो इसका आपने नहीं क्यों 5 साल, जी जी उसका फ्लड का जो आपने जिक्र किया मदद के साथ, उस पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें फ्लड के अंदर अगेन हम केस बिल्टअप नहीं कर पा रहे, शायद वो प्रेजेंटेशन हम नहीं उस बना तरह सके ना प्रेजेंट अभी नहीं तक। कर पा रहे कि जी हमारे जी मसाइल क्या हैं। दूसरा वही वाली बात है कि देखें हमने जो सूरत हाल से जिससे हम दो चार हैं, और हम जैसे आईएमएफ की शराइत पूरी नहीं कर पा रहे, तो शायद हमने अपना कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लूज़ किया है जी जी कि वो ये समझते हैं कि यार अगर हम आपको फैसिलिटेट करते हैं फ्लड की मद में भी, जी जी तो आप अब देखें ना, अगर फ्लड की मद में आपको फैसिलिटेशन हो सकती है, तो मेरा सवाल ये है कि जो नया मिनी बजट आ रहा है उसमें कहा जा रहा है एज़ पर द सोर्सेज कि जी उसमें फ़्लड का भी टैक्स लगाया जाएगा। तो अब अगर आप फ्लड का टैक्स आवाम को लगा रहे हैं, जो आवाम ऑलरेडी पिसी हुई है, बजाय वहाँ से फ़्लड की फैसिलिटेशन लेने के, तो नज़र ये आ रहा है कि आप केस बिल्टअप नहीं कर पा रहे। जबकि आपको तो बेसिकली देखें जिस दिन फ्लड आया है, फ्लड का अगर आप बात करते हैं, मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, आप मेरे सवाल में ही आपकी बात का सर जवाब होगा कि क्या आपने किसी गवर्नमेंट के लोगों को देखा प्रॉपर मीडिया कवरेज करते हुए अपने आप को कि जी देखें फ्लड आ गया है, आपके हायर रैंक के ऑफिशियल ने कोई कॉम से खिताब किया हो, कोई चीज़ हुई हो, ठीक है, कुछ भी आप नहीं कर सके, आप इकनॉमिक टर्मोइल का शिकार थे। हुआ क्या है कि आप एक होल में फंसे हुए थे इकनॉमिक टर्मोइल के, और जब फ्लड आया है तो आपने अल्टीमेटली उस फ्लड की सिचुएशन को इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है जी जी उसको प्रॉपर कम्युनिकेट ही नहीं किया कि किस लेवल का फ्लड आया और क्या मसाइल है। आपको तो अभी अयूबी साहब, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग जा सकते हैं, आप अगर जाके देखें तो वहाँ तो आपकी 70% सुबह ख़त्म हो गया, 80% सुबह ख़त्म हो गया। तो आपने आपके तो कौन में आपकी कौन सी मीडिया बहुत से कैंपेन साथ रन हुई है, जी जी आपकी कौन सी डॉक्यूमेंट्री बनी है ऑफिशियली, या क्या आपने कम्युनिकेट किया है फ्लड के बारे में। तो फ्रेंकली स्पीकिंग जो आपने फरमाया बिल्कुल आप बजा कह रहे हैं कि हम इस चीज़ में वो बिल्कुल ना मौका हो गए हैं मौका हम कि गंवा हम बैठे हैं। मौका गवा बैठे हैं और हम अपना केस बिल्टअप नहीं कर सके फ्लड से रिलेटेड। असल में कादरी साहब, 2022 के बजट में हुकूमत ने 1519 अरब की जो सब्सिडीज थी उसमें से 700 अरब कम की, तो अब फिर 695 अरब रुपए की सब्सिडीज़ ख़त्म की जा रही हैं। अगर ये सब्सिडीज़ ख़त्म कर दी गई तो फिर उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कि आपका जो इस वक्त इकॉनमी का सिचुएशन है जी जी उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जो आपका इन्वेस्टर है वो जी आ जी नहीं रहा है, और हम कानून ऐसा बना रहे हैं कि हम इन्वेस्टर को इनकरेज भी नहीं कर रहे। एक तो ये हम एग्जामेशन ख़त्म कर रहे हैं, जैसे अभी ऑफ कैमरा आपसे भी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे कि जैसे सीबीटी का लॉ जो है हाई कोर्ट ने कर दिया कि जनाब 7 ही अगर है, 100 सुपर टैक्स है। वही मैं सर जी अर्ज जी करने लगा ना कि उन्होंने कहा जी कि अगर 100 मिलियन से ऊपर आपकी फॉरेन प्रॉपर्टी है तो उस पर सीबीटी का टैक्स लागू होगा। अब देखें बहैसियत पाकिस्तानी और एक नेशन के तौर पे मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, अगर किसी के मुल्क से बाहर एसेट्स हैं तो उसको पर वो टैक्स अदा करना चाहिए। लेकिन देखें अगर तो आप इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं कि मुल्क से बाहर एसेट्स हैं तो उस पर टैक्स होना चाहिए, तो फिर मैं ये बात समझने से कासिर हूँ कि 7E का टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत थी सही कह रहे हैं। कि हम कहते हैं कि जनाब उस पर जो है ना 1% होना चाहिए। और जी जी अगर मैं कहता हूँ जी ज़रूरत थी भी सही तो कुछ फ़र्क रख लिया जाता, 1% को आधा % कर लिया जाता या 0.25% कर लिया जाता। और देखें इस वक्त तो ज़रूरत इस चीज़ के कि आपको ऐसी टारगेटेड एमनेस्टी दें जिसके ज़रिए मसला हल हो और आपके पास रेवेन्यू जनरेट हो जी जो और चैम्बर उससे जी ब्रॉडनिंग भी जी हो आपकी। अब इस वक्त जो आप अगर एग्जाम्पशंस ख़त्म करेंगे, चीज़ें ख़त्म करेंगे, बिज़नेस की जो इनपुट कॉस्ट है वे फ्यूल हाइक की वजह से पहली प्रॉब्लम में आ गई है, डॉलर जी की जी वजह से पहली प्रॉब्लम में आ गई है, ठीक है, और एक अनरेस्ट है बिजनेसमैन के सिचुएशन में ना, यानी अगर बिज़नेस कम्युनिटी की आप बात करें, क्योंकि बीइंग लीगल कंसल्टेंट ऑफ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में डेली हम लोगों का वहाँ आना जाना होता है और आप सर उनके साहब के साथ एडवाइज़र भी discussion होती है। हैं। जी 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 जी। जी तो वो जब बात डिस्कस होती है तो वो यही कहते हैं कि जनाब हमें कोई ऐसा हल बताएं हसन साहब कि हम
हमारे लिए जाने का रास्ता क्या है। अब देखें, बिजनेसमैन जो है ना वो ये देखता है कि मैं किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। आप ये देखें कि आपने कंस्ट्रक्शन को एक इंडस्ट्री की हैसियत दी, आपने पूरी बिजनेस कम्युनिटी को लगाया कि आप इस इंडस्ट्री की तरफ जाएं। हर बंदे ने रियल एस्टेट का एक प्रोडक्ट लगाया, रियल एस्टेट पैसे लगाने शुरू कर दिए, पैसे लगाने शुरू कर दिए। एक कॉमन पाकिस्तानी ने भी क्या किया कि उसने भी बैंक से पैसे निकाल के 5 मरले का प्लॉट, 10 मरले का प्लॉट लेना शुरू कर दिया। अब मुझे यहाँ पे यूबी साहब ये समझाए ना कि यहाँ कानून जो है वो क्या है। कानून कोई नहीं है माजत के साथ, साल बाद देखें बदल जाता है, मैं 6 माह आपसे बाद बदल जाता है। एक आपको चीज़ बड़ी मैं अहम यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहूँगा आप जी जी कि देखें, हम टैक्स में कहते थे जी एक प्लॉट के ऊपर लग्जरी टैक्स होता है या घर के ऊपर लग्जरी टैक्स होता है अगर वो 6000 स्क्वायर फुट से ज़्यादा का घर है, यानी 2 कनाल का घर है और उसका कवर्ड एरिया 6000 स्क्वायर फुट है, तो उस पर एक लग्जरी टैक्स लगता है। अब मेरा सवाल है कि जो 7E का कानून है, पहले तो मुझे बताया जाए कि ओपन प्लॉट पे कैसे इनकम जनरेट हो जाती है। ये मैं समझने से कासिर हूँ, बहसीत एक कॉमन मैन मुझे समझ नहीं आती कि एक मेरा खाली प्लॉट है जो मुझे 1 रुपया नहीं दे रहा, सही कह रहे हैं, उसके ऊपर कैसे डीम्ड इनकम क्रिएट होगी। मैं इसको डीम्ड नहीं, एक फिक्टिशियस इनकम कहूँगा। सही कह रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्री मुझे बताया जाए कि क्यों ये कानून डायरेक्ट हर प्रॉपर्टी पे लगाया गया। क्या 5 और 10 मरले के प्लॉट या 5 और 10 मरले के जो घर हैं उनको इस कानून से एग्जाम नहीं करना चाहिए था? क्या 25 मिलियन की जो स्लैब है क्या वो बहुत कम नहीं है? जी जी। क्या ये 25 मिलियन की स्लैब जो है, अगर आप फॉरेन प्रॉपर्टी के लिए 100 मिलियन की स्लैब रख सकते हैं तो यहाँ 100 मिलियन क्यों नहीं? क्या आप 100 मिलियन इसलिए तो नहीं रखना चाह रहे कि फॉरेन प्रॉपर्टी में आपके ही कुछ प्यारों का स्टेक है? सही कह रहे हैं। ठीक है, ये एक सवाल है ना जी, जी, क्या आपके किसी प्यारों का स्टेक है तो वहाँ आप 100 मिलियन रखना चाहते हैं? और यहाँ जो गरीब अवाम जिसने 2.5 करोड़ का, आप ये सोचें कि एक शख्स जिसकी पूरी जमा पूंजी है और उसने एक प्लॉट लिया है या चीज़ की है अपनी सेविंग्स के लिए कि कल को उसको यूटिलाइज़ करेगा, 2.5 करोड़ आज के इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक डॉलर में आप कन्वर्ट करें, आपके पाकिस्तानी रुपए की जो कि 2.5 करोड़ है उसकी क्या वर्थ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। नहीं हसन साहब, दूसरी तरफ देखा जाए WWF इतने सालों से FBR टैक्स ले रहा था, उसका 19 में चलो पता चला उनको WWF उनका टैक्स नहीं बनता, ये सुबह अथॉरिटीज़ का बनता है, तो वो लेगा, उसका भी अभी तक उनको मौजूदा टैक्स पेयर को नोटिस किए जा रहे हैं। ये 7E भी किसी ये नहीं सुबह टैक्स बन जाएगा, अगर ये भी जिस दिन इसकी डेफिनेशन होगी। मेरे भाई ने अभी बात की स्टैंड अलोन बिजनेस के लिए, बिल्कुल कानूनी तौर पे बात ठीक कर रहे हैं, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि WWF जो है वो हमने गवर्नमेंट को देना है और टैक्स भी हमने गवर्नमेंट को देना है। देखें हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमने छोटी छोटी मादत के तौर साथ एक मामलात किए हैं, ठीक है, कि एक PRA है, एक SRB है, एक जी वो आपका KPK की रेवेन्यू अथॉरिटी है। अब अनफॉर्चुनेटली PRA का जो शेयर आज तक SRB ने देना है वही नहीं नेशनल टैक्स काउंसिल के अंदर फाइनलाइज हो पा रहा। सही कह रहे हैं। और उसके अंदर प्रॉब्लम SRB की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू PRA, जो मुझे नज़र आता है। और ये चीज़ मुझे हमारी जो मैंने इंटरव्यू लिया था डॉक्टर साहब का जो चेयरमैन थे PRA के, तो उस टाइम ये डिस्कशन हुई थी और ये ऑन रिकॉर्ड बात थी कि जो सेटलमेंट थी वो नहीं हो पा रही थी उस बात पे। और ये चीज़ें हम छोटी छोटी चीज़ें क्यों नहीं अपनी सॉर्ट आउट कर रहे। और सबसे बड़ी बात है कि देखें, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी, मैंने जनाब आपको WWF देना है, आपने मेरा रिफ़ंड भी देना है। अब मैं आपको कहता हूँ कि जनाब आप मेरे WWF के अगेंस्ट रिफंड एडजस्ट कर दें, आप रिफंड नहीं दे सकते, ना दें, मेरा रिफंड एडजस्ट कर दें, एडजस्टमेंट भी नहीं होती। अब आप एडजस्टमेंट नहीं करते। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास रिफंड अवेलेबल है, जब वो एग्जाम्पशन लेने जाते हैं तब भी आप उनको कहते हैं कि जी आप पल्ले से 5 लाख 10 लाख जमा कराएं, रिफंड एडजस्ट नहीं होगा। आज मैं खबर एक देख रहा था 153 के तहत जो विद होल्डिंग की एग्जाम्पशन है वो 15 माह के अंदर मिलनी चाहिए, हर 15 दिन के अंदर मिलनी चाहिए, लेकिन वो 2-2 माह से ऊपर पड़ी हुई है, वो एग्जाम्पशन नहीं मिल रही। सर वो रिजेक्ट हो जाती है ना, वो रिजेक्ट हो जाती है। उसमें देखें उसमें क्या है, मैं आपको थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूँगा इस कानून के ऊपर, कि वो ये है कि जब आप ऑनलाइन एग्जाम्पशन फाइल करते हैं IRS पोर्टल के ज़रिए, तो उसमें ये है कि बीइंग ए कंसल्टेंट जो हम देखते हैं कि 15 दिन तक आप उस एग्जाम्पशन के पीछे भागते रहते हैं, ठीक है, और विद ड्यू रिस्पेक्ट फिर आपको कहा जाता है कि जी आप टैक्स क्या जमा कराएंगे और बाकी क्या करेंगे, सारे मामलात होते हैं, ठीक है। तो बात है कि वो जो एक फैसिलिटेशन वाला स्टोरी है ना, जैसे PRA की अगर मैं बात करूं तो वो कहते हैं ना कि तेरा ताज़ा हवा का झोंका है, तो ये बेसिकली इनकी तरफ से ताज़ा हवा का झोंका है जो ये टैक्स पेयर्स को लेके चल रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से। FBR के केस में मादत के साथ सर ये है कि जो आपका देखें वहाँ तो फैसिलिटेशन बिल्कुल ज़ीरो है,
सही कह रहे हैं। बिल्कुल जीरो है। बीटीबी भी जीरो ही है। बीटीबी तो बात ही नहीं करना चाहते। जी जी, नहीं, बीटीबी तो बात करना चाहते ही नहीं। सही आप चेयरमैन के पास चले जाएं, आप मेंबर पॉलिसी के पास चले जाएं, मुझे बताएं आप आज तक डायरेक्टरेट ऑफ बीटीबी आपका, उसकी क्या फंक्शनैलिटी है, क्या उसके चैलेंजेस हैं और क्या अकम्पलिशमेंट है, इसको डिफाइन कर दें आज। जी जी, हो ही नहीं सकती, मुमकिन नहीं है। नाम भी कोई नहीं, नाम भी नहीं है। पहले तो वो डायरेक्टरेट ऑफ बीटीबी जब से आपने एस्टेब्लिश टैक्स हाउस में पीछे 2 कमिश्नर, एक कमिश्नर अंडर में बैठे होते थे बंदे 4, अब तो वो भी नजर नहीं आते कहीं भी। बिल्कुल ऐसी। और अगर वो आते भी हैं तो आप समझ लेंगे वो देखें ना, मादत के साथ ये हमारे भाई दोनों बैठे हुए हैं, ये मेरे से एग्री करेंगे। उमर साहब को अक्सर हमने देखा है बाहर जाते हुए, और ये फील्ड में जाते हैं, और पीआरए के ऑफिसर्स को आप फील्ड में जाते हुए देखते हैं। देखें ना, अगेन फिर यूबी साहब वही बात आ गई ना कि बंद एसी कमरे की कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, अगर कुछ करना है। पहले इकॉनमी और टैक्सेशन, इकॉनमी जितने की इकॉनमी होगी उसके मुताबिक टैक्सेशन होनी चाहिए ना, उतना ही रेवेन्यू इकट्ठा होना चाहिए। तो जो हमारे टारगेट है हमारी इकॉनमी से तो बहुत ज़्यादा है। अगर 7,440 अरब रुपए का जब हम उसकी जीडीपी ग्रोथ निकालते हैं टैक्सेशन के मुताबिक, तो वो तो भी टारगेट नहीं बनता। वो किस तरह हम बराबर लेके आएंगे, किस तरह वो करेंगे? देखिए यूबी साहब, आपने बहुत ही एक अहम टॉपिक छेड़ दिया है, आप कह लें दिल के तार छेड़ दिए। तो मैं बीइंग एन कंसल्टेंट और बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो हम एक स्टूडेंट हैं इकॉनमी के, एक अरसे से स्टडी कर रहे हैं। जी जी, मैं क्या देखता हूँ कि देखें, जब आप इकॉनमी को डिफ़ाइन करते हैं ना, तो आपने खाली डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की बात नहीं करनी। सही कह रहे हैं। ये मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ, देखें आपकी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की अगर आप बात, आपने देखे ना, फिर मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना सर, अर्ज़ तो वही करेंगे जो डॉक्यूमेंटेड हमारे पास। सर देखें ना, सर देखें, आपने एक बैरियर लगा देना कि जी ये मेरी डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, इसी से मैंने रेवेन्यू जनरेट करना है। जी जी, तो आप कभी नहीं कर सकते। आप जब तक शेडो इकॉनमी को श्रिंक नहीं करेंगे, जो आपकी ग्रे इनकम है या ब्लैक इनकम है, उसको ख़त्म नहीं करेंगे या कम नहीं करेंगे। देखें जी जी, वर्ल्ड वाइड इवन डेवलप्ड इकॉनमीज़ के अंदर भी शेडो इकॉनमी होती है, अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी होती है। देखें, अगर आज की तारीख में कोई शख्स मुझसे ये कहे कि किसी डेवलप्ड नेशन में भी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, होती है, बिल्कुल होती है, वो तो होती है, मगर उसकी जो परसेंटेज है उतनी नहीं होती। अब आप अगर अपनी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की परसेंटेज निकालें तो वो तो बेशुबा है। अभी आप खुद कह रहे हैं कि शालमी चले जाओ, मुख्तलिफ जगहों पे चले जाओ, कौन आपको टैक्स देगा? कोई भी नहीं देगा। ऐसी है, ठीक है, लेकिन आपने सूरत हाल ऐसी पैदा की है कि आपने रैशनलाइजेशन नहीं किया रेट्स में। देखिए अगेन लेट मी गिव यू द एग्जांपल, जो हमारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हीं की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। विद होल्डिंग इफ्तिखार कुतुब साहब, अल्लाह ताला उनको ज़रीक़े रहमत करे, हमारे बहुत एक ज़बरदस्त ऑफिसर थे, पीआरए के चेयरमैन रह चुके हैं। उन्होंने जब लॉ लेके आए और इनके अब जो जैन सही साहब काम कर रहे हैं, आप देखें ना वो काम कैसे करते हैं। वो काम इस तरह करते हैं हुजूर के, वो ये कहते हैं आए टेबल पे बैठें, आप बताएं कि आप क्या दे सकते हैं, क्या आपके बिज़नेस के चैलेंजेस हैं। वो एक रेट पे लेके आते हैं बिजनेसमैन को कि ठीक है आप 5% दे दें, आप 4% दे दें, जी जी, आप 7% दे दें। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं बच्चे को एक आदत डालूं कि बेटा तुम स्कूल टाइम से जाओगे ना तो डेली तुम्हें शाम को एक चॉकलेट मिलेगी। सही कह रहे हैं। ठीक है, अब वो जो चॉकलेट है उसकी वो अट्रैक्शन में वो कहेगा जी ठीक है। अब मुझे आप बताएं कि अल्टीमेटली इस तरीके से आप अट्रैक्ट करें, फिर जो टैक्स पेयर हैं, जी जी, टैक्स पेयर्स के आपने कार्ड निकाले थे, जी जी, ऐसे ही। अब ज़रा याद करें आप, हाँ जी, जो FBR वाले हैं उन्होंने टैक्स पेयर के कार्ड निकाले थे, कहाँ गए वो कार्ड? खत्म हो गए। उस कार्ड पे क्या हो रहा है? कोई आपको डिस्काउंट मिलता है? कोई प्रिविलेज आपको है? 1 रुपए का प्रिविलेज नहीं है आपको। वो बाहर जाना हो तो क्यों टैक्स दे? देखिए बिजनेसमैन को, देखें एक बात आप याद रखें, बिजनेसमैन जो है उसके लिए दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जी जी, ये आप लिख लें। अगर हमने कुछ ना किया तो एक फ्लाइट ऑफ कैपिटल की तरफ हम इनवाइट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, जिस तरह बिजनेसमैन ने कैपिटल यहाँ नहीं रखना। अगर हम इकोनॉमिक टर्मोइल क्रिएट करेंगे, अगर हम इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देंगे, तो आपका देखें ब्रेन ड्रेन का तो आप पहले शिकार हैं। जो आपके टैलेंटेड यूथ है वो यहाँ से निकल रहा है। लोग आज कनाडा जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं। पूछें आप अपनी 22 साल की जो आपकी यंग जनरेशन है उनका सर्वे करें, और आपका फ्लाइट ऑफ कैपिटल, सर फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा ना। इंडस्ट्री क्यों बंद हो रही है? जब यहाँ इंडस्ट्री को अट्रैक्शन नहीं है तो आपका जो दुनिया है ग्लोबल विलेज बन गई है। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाना है। आप ये देखें बांग्लादेश में आपकी कितनी इंडस्ट्री सेटअप्स हुई,
ज़ाहिर बात है, पहले भी एक दफ़ा जब हमने टैक्सेशन का बम गिराया तो पूरी जी, इंडस्ट्री जी, चली जी। गई थी। तो वो देखें ना, अब उससे फ्लाइट भी ऑफ हालात कैपिटल की बदतर तरफ आप जा रहे हैं, हैं। अब उससे भी हालात बदतर जा तो रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि अगेन जैसे मैंने कहा है ना कि इसमें देखें एग्जाम्पशन जो आप ख़त्म कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ही गलत है। और इसमें ये होना चाहिए कि जहाँ आप फ्यूल प्राइस की हाइक देख रहे हैं और जहाँ आप डॉलर के मसाइल देख रहे हैं, वहाँ पे मैं ये नहीं कहता, देखें कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जैसे अभी मेरे भाई ने कहा टेलीकॉम का, बाकी सेक्टर्स का, मैं अभी भी आज भी आपको कुछ सेक्टर बता सकता हूँ जो इन हालात में भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं। जी जी। ठीक है, इन हालात में भी बड़ा अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन जिन सेक्टर्स को प्रॉब्लम है उनको तो आप सपोर्ट करें। अब मुझे ये बताएं, किसी भी इकॉनमी को ना मैं कहता हूँ उसको ख़त्म करने का ना जो सबसे पहला स्टेप होता है ना अयूबी साहब, वो ये होता है कि आप एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना बंद कर दें। सही कह रहे हैं। हालात तो अब फिर आप जी जी देखें, आप एक तरफ कहते हैं जी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक नहीं है, जी जी। ये आपका ही वर्जन है ना। पहले आप इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की तरफ गए, अब आप जो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका सही नहीं है, तो जो ये मिनी बजट आप ला रहे हैं उसमें आप कर क्या रहे हैं, आप एक्सपोर्टर की एग्जाम्पशन खत्म कर रहे हैं। वैसे हसन साहब, क्योंकि प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है, हम बातें पूरी नहीं कर सकते। जी जी हुकूमत को चाहिए पैसे। जी 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 चलो टैक्स टारगेट अब जिस तरह वो तो चलो जैसे भी हो रहे हैं पूरे हो रहे हैं। अब डॉलर की ज़रूरत है हुकूमत को। डॉलर नहीं है, जिसकी वजह से आईएमएफ के सामने भी लेटना पड़ रहा है। हर डोनर एजेंसी के पास हाथ फैलाए जा रहे हैं। किसी तरह माई बाप हमारी मान लें, हैं किसी भी शराइत पे भी मान लें। बैंकों से भी 17% टॉप रेट पे कर्जे लिए गए हैं 50 करोड़ के साथ पिछले अभी कुछ दिनों में। ये सारी शराइतें मानने के बावजूद कोई दूसरा रास्ता स्टेक होल्डर का नहीं है। पाकिस्तानी के पास पैसे की कमी तो नहीं है। ये डॉलर जिस तरह आप एमनेस्टी की पहले बात कह रहे थे, इस तरीके से कुछ हुकूमत के पास नहीं जा सकता। टैक्स पेयर तो अपनी कमाई से, अपनी इनकम से टैक्स देता है और सूद भी नहीं लेता, शराइत भी कोई नहीं रखता और कानूनी हक भी अपना नहीं मांगता, कुछ इज्जत भी जो मिलनी चाहिए वो भी नहीं मांगता। तो फिर हम ये रास्ता नहीं अपना सकते। देखिए, असल एमनेस्टी का रास्ता है, लेकिन एमनेस्टी आपने रेवेन्यू जनरेशन के लिए करनी है और एमनेस्टी आपने ब्रॉडनिंग के लिए करनी है, फिर तो ठीक है। अगर आपने किसी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए करनी है जैसे पहले करते रहे हम, फिर ठीक नहीं है। और उसमें नज़र आ जाता है कि जिस तरह की शराइत रखी जाती हैं एमनेस्टी की। अब जैसे डॉलर की आप बात कर रहे हैं, जी जी, आपको पता है, हम सबको पता है कि डॉलर्स जो हैं इन कैश फॉर्म अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी में हमारे पाकिस्तान में ही कितने फिर रहे हैं। जी, और अगर कितने आप बंदों को पास डॉलर डॉलर के है। जी बेसिकली जी, डॉलर की ही एमनेस्टी ले आए कि जनाब जो डॉलर होल्ड कर रहे हैं, डॉलर होल्ड अगर आप कर रहे हैं और आप इस डेट से, जैसे देखें 40,000 के बॉन्ड का आपने एक लॉ निकाला, जी जी, आपने पहले वो रजिस्टर्ड बंद। जी होगा, जी, ठीक है। आप ये कहें ठीक है यार, जो भी डॉलर है आप 5,000 डॉलर से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने डॉलर अकाउंट खुलवाएं और आपको अलाउड ये होगा कि वो डॉलर जो है एट दैट स्पॉट रेट जो चल रहा होगा उसमें आपको डॉलर भी मिल सकता है। एक मैकेनिज्म डिफाइन करें ना। और आप ये कहें कि अगर आपके पास फिर भी डॉलर नज़र आ जाते हैं किसी के पास, इनके है तो वो कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। दुनिया भर में होता है, करेंसी रखना अलाउड ही नहीं है। लाइक अगर मैं जर्मनी की बात करूँ तो जर्मनी में ये लॉ है कि आप ख़ास अमाउंट ऑफ यूरो से ज़्यादा घर में यूरोज़ नहीं रख सकते। फैसिलिटेशन बिल्कुल उनकी है, लेकिन वो कहते हैं कि एक ख़ास अमाउंट से ज़्यादा आप यूरो चीन रख ही नहीं में सकते इन कैश। ऐसे हालात है जैसे पाकिस्तान में है। जी जी उन्होंने गोल्ड का सहारा लिया। जी जी अमेरिका पे भी ऐसे हालात आए जब उनकी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट कर चुकी थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, उन्होंने स्कीम निकाली। आज तक भी वो सोना उनके पास जमा है। इंडिया में भी ऐसे हालात हुए जिस तरह आज पाकिस्तान में हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जिस तरह जा रहे हैं, उन्होंने भी स्कीम निकाली। आज इंडिया की इकॉनमी, उसके बाद इंडिया भी पीछे नहीं गया, अमेरिका भी पीछे नहीं गया, चाइना भी पीछे नहीं गया। तो हमारे क्या मुश्किलात है इस मुल्क में? नहीं, देखें हमारा वो यही है ना कि एक्चुअली देखें प्रॉब्लम हमारा, जहाँ तक मैं कंट्री की बात करूँ, यहाँ पे जैसे बहुत सारी नेगेटिव बातें हो गई, तो ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी पॉजिटिव। और अभी भी इस मुल्क में अल्लाह पाक ने बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है और इंशाल्लाह ये एक वक्त की आप समझ लें हेर फेर है। और अल्लाह ने चाहा तो हम और आप ऐसे ही बैठे डिस्कस कर रहे होंगे कि मामलात इंशाल्लाह बेहतर भी हो जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको मैं एक बात बताऊँ, इसमें मसला सिर्फ ये आ रहा है कि इनिशिएटिव का प्रॉब्लम है। इनिशिएटिव हम नहीं ले पा रहे। जिस दिन हम इनिशिएटिव ले पाएंगे, हम चीज़ें कर जाएंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखें ना, जब आपने एटॉमिक ब्लास्ट किया तो उस वक्त डॉलर अकाउंट फ्रीज भी हुए। अब देखें, ये एक डिबेटेबल बात है कि वो ठीक था या गलत था। सही कह रहे हैं। वो एक डिसीजन सही था या गलत था, इकनॉमिकली या पॉलिटिकली क्या था, वो एक डिबेटेबल बात है। लेकिन देखें, हर डिसीजन के पीछे प्रोज एंड कॉन्स एवेल्यूएट किए जाते हैं एट हायर लेवल और देखा जाता है कि वो डिसीजन क्यों नेसेसरी है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अहम, जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ, जैसे CNIC का आपने एक बड़ा बेसिक सा डिसीजन लिया
कि डॉक्यूमेंट होने के लिए CNIC आपको चाहिए, मतलब ट्रांजेक्शन पे, और ऑल ऑफ अ सडन आप जो हैं बेसिकली जो कार्टल था, मैं तो कार्टल कहूँगा, जो सिचुएशन क्रिएट हुई कि नहीं जी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का जो कार्टल था उसके सामने आप सस्टेन नहीं कर सके और आपने कहा ठीक है जी CNIC नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। तो पॉइंट इज़ कि आपकी सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल हो गई, यानी आप जो प्रेशर है ना, आप इंटरनल प्रेशर को सस्टेन कर पा रहे हैं, अपनी सियासत को बचाया, एक्सटर्नल प्रेशर को सस्टेन, सियासत को बचाया है, मुल्क को नहीं बचाया। असल में बात ये हमारे इसीलिए सियासी अदम इस्तेकाम उसकी वजह से उसी की वजह से हम आज बहुत पीछे हैं।